हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और ख़ास तौर से मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक कंडीशन में यानी टाइम के साथ कांस्टेंट करंट के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी और हमने कई सारे पैरामीटर्स उसके बारे में डिस्कस करे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द fields, especially the electric as well as magnetic field under the time varying conditions. ना, तो टाइम वेरिंग कंडीशंस का मतलब क्या है कि टाइम वेरिंग कंडीशन में हम बात करेंगे कि जो भी हमारा फील्ड है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है. इट्स नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो हम टाइम वेरिंग फील्ड्स का डिस्कशन शुरू करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है. अब बेसिकली टाइम वेरिंग फील्ड्स होती क्या हैं, कैसे जनरेट होती हैं और कैसे इनकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है और कैसे टाइम वेरिंग फील्ड्स के थ्रू हम लोग वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली जनरेट कर सकते हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके थ्रू अपने सिग्नल्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन. हमें दिखेगा नहीं, एक फिजिकल कनेक्शन नहीं रहेगा एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, लेकिन तब भी हम अपने सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाएंगे यूजिंग दी टाइम वेरिंग फील्ड्स. और वो कॉन्सेप्ट जो है वो आता है फेराडे लॉ के थ्रू. फेराडे आपने सुना होगा नाम. फेराडे जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक फेराडे का नियम, फेराडेज लॉ दिया है. सबसे पहले तो ये है क्या और बेसिकली ये कैसे एक तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा. उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे. कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टैटिक चार्ज था. ठीक है. एक स्टैटिक मतलब फिक्स चार्ज, स्टेशनरी चार्ज. ठीक है. वो चार्ज लोकेटेड था एक जगह पे, वो अपनी जगह से फिक्स अपनी जगह पर फिक्स था, मूव नहीं कर रहा था. अब हुआ क्या कि मैं इस स्टैटिक चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या कई सारे पॉइंट्स पर फील्ड निकाल रहा हूँ, है ना. तो अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड मेरे पास आ रही है. अब मैंने क्या करा, मैंने इस स्टैटिक चार्ज, और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चार्ज रखा है तो इस चार्ज पर जो फील्ड आ रही है वो आ रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ. ये हमने कूलॉम्स लॉ से एक्सपेरिमेंट कूलॉम्स लॉ से इस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को गवर्न करा. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक करंट वायर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है. सपोज वो वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और उसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है आई. और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वायर के थ्रू जो करंट है, इस वायर में जो करंट है, उस करंट से कितनी फील्ड मेरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी. फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉइंट है ना. तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर करंट वायर से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे और वो फील्ड सपोज ये पॉइंट पर फील्ड निकाली मैंने. ठीक है. इस पॉइंट पर मैंने फील्ड निकाली, ये मेरा पी पॉइंट था और जो डायरेक्शन है वो सपोज एच है. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ. ठीक. ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट. तो उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैंने तीसरी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन दिखाई है. यहाँ पर वो उसी लाइन में है इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन दिखाई है. ये था कूलॉम्स लॉ पहले वाले के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए. स्टैटिक करंट के लिए यानी डीसी करंट के लिए ये जो लॉ था ये इसको बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ. अब तीसरा एक्सपेरिमेंट ये आया कि फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, तो हमने बात करी करंट की खास तौर से. तो अगर आप इस नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखो बायो सेवर्ट लॉ में, तो बायो सेवर्ट लॉ में हमने क्या करा, बायो सेवर्ट लॉ में हमने ये देखा कि मेरे पास जो चार्ज थे वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ उस चार्ज का रेट जो था फ्लो करने का, मूव करने का, वो कांस्टेंट था. अब अगर ऐसा है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, यानी डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी आई जो करंट है वो कांस्टेंट है. और कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट, है ना, डायरेक्ट करंट. दैट मीन्स व्हाट,
we are interested only in calculating the field due to the DC current. But DC current is not only the current that exists physically, है ना. मेरे पास इसके अलावा एक और दूसरी टाइप की करंट भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना. ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है. तो अगर एक करंट, एक वायर में, करंट वायर में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट भी ट्रैवल हो रही है ना, तो इस केस में मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में आया, और उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कॉइल का फॉर्मेशन करा, है ना. कॉइल का फॉर्मेशन मतलब एक काइंड ऑफ जो हम सोलेनॉइड या टोरॉइड देखते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से मैंने कॉइल बना ली, ठीक है. और उस कॉइल में मैंने फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, ठीक है. अब उन्होंने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, उस एक्सपेरिमेंट पे हमने देखा कि कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है. फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये करा कि मैं इस कॉइल के अंदर मैंने अपने मैग्नेट को, जो कि मेरा डीसी करंट था, डीसी करंट की वजह से, डीसी करंट वाला जो वायर था, उसको मैंने इस कॉइल के अंदर से फ्लो कराया, है ना. दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. करंट वायर था वो मूव कर रहा था. नाउ अगर आप ध्यान से देखो, अगर करंट वायर फिक्स होता तो उस करंट के वायर के फिक्स होने की वजह से इस कॉइल के हर पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या कहीं पे भी अलग अलग फील्ड होती और वो फील्ड फिक्स होती, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सपोज, इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको वायर न लेकर के एक परमानेंट मैग्नेट ले लेता हूँ, है ना. परमानेंट मैग्नेट ले लेता हूँ और सपोज परमानेंट मैग्नेट अभी इस पोजीशन पे है ना. तो परमानेंट मैग्नेट का ये सपोज नॉर्थ पोल है और ये सपोज साउथ पोल है, ठीक. तो अब अगर इस पोजीशन पे फिक्स है, इसका मतलब इस पोजीशन के फिक्स होने की वजह से इस पूरे लूप में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है. लेकिन अगले ही इंस्टेंट पर मैंने उसको मूव कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल इधर आ गया, साउथ पोल इधर आ गया, मतलब मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट दे दिया अपनी मैग्नेट को, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो इस वाले केस में इन सारे लूप के अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड थी, वो अब इस वाले केस में वो अलग होगी. सिमिलरली अब मैंने फिर दोबारा उसको मूव करा, और मूव करने के बाद मैं उसको इस पोजीशन पर ले आया. ये मेरा नॉर्थ पोल है ना, और ये मेरा साउथ पोल, और अब मैंने उसको इतना डिस्प्लेस करा या फिर मैं बोल सकता हूं अपनी पहली पोजीशन से इतना डिस्प्लेस करा, है ना. तो बेसिकली मैंने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा में इस वाले और इस वाले, इन दोनों केस की वजह से जो अलग अलग फील्ड्स थी अलग अलग पॉइंट्स पे लूप के अंदर, वो सारी चेंज थी, ठीक है, चेंज होंगी. ऐसे ही करके मैंने इसको आगे की तरफ सपोज अगले केस में मैंने इसको लूप से बाहर निकाल दिया, और इस केस में भी मेरी जो फील्ड है वो बाकी सारे पॉइंट्स पर इन सारे केसेस से डिफरेंट ही फील्ड मेरे पास होगी. इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैंने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करी, मैंने एक ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पर मेरे को इस लूप में एक EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मेरे को मिला. और या हम ये बोलें कि इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ना बोल करके इस करंट वायर के अंदर है इस फ्लो हुई. लॉजिकली मेरे नॉर्थ और साउथ पोल का ये जो करंट एलिमेंट था, है ना, सिंगल डीसी करंट एलिमेंट या फिर एक परमानेंट मैग्नेट थी, इसकी वजह से मैंने एक करंट वायर जो कि लूप था उसके अंदर मैंने एक, सॉरी करंट वायर नहीं, एक वायर जो एक लूप की फॉर्म में था, क्लोज सर्किट की फॉर्म में था, उसमें भी एक करंट फ्लो हुई बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट विद इन द लूप, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं कि एक EMF जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, या फिर हमने ये बोला कि एक इस कॉइल के अराउंड, इस लूप के अराउंड हमने एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ, है ना, और उस वोल्टेज का जो इंडक्शन हुआ, इंड्यूस हुई इस लूप के लूप में, यानी इस क्लोज लूप में जो करंट फ्लो हुई वो बेसिकली एक इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से हुई। और यही फैराडे का लॉ था। फैराडे ने ये बोला कि ये जो मेरा पोटेंशियल जनरेट हुआ, इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस हुई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब ये है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस पोजीशन से पास हो रहा था, है ना, अलग अलग केसेस में, है ना, तो यहां से अगर जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कुछ अलग है ना। इस वाले केस में जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो ऑब्वियसली पिछले वाले से डिफरेंट होगा, और जो इस वाले से पास हो रहा होगा वो पिछले वाले से डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मैं ये देखता हूं कि कुल मिलाकर के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू the induced voltage is basically directly proportional to the rate of change of flux। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? हमने बोला था कि जो सपोज मेरे पास इस कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो फ्लक्स है वो है n इंटू शाई, है ना। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोलता हूँ, दैट मीन्स मैं इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो this EMF induced in the loop in the closed circuit, यानी V, induced voltage around the coil, is directly proportional to what? Is directly proportional to the rate of change of flux। चूंकि इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है n, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से एक लूप में, ये एक टर्न में फ्लक्स पास हो रहा है शाई, तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना फ्लक्स पास होगा? n शाई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा? dn शाई बाई dt। तो दिस इज गिवन बाय द फैराडे एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे ने ये नियम दिया था और इसीलिए इसको फैराडे लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करा, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, लेंज। उन्होंने ये बोला कि जिस रीजन से ये जनरेट हो रहा है पोटेंशियल, जिस रीजन से जनरेट हो रहा है उस रीजन को वो अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसमें नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से फ्लक्स जो कट हो रहा है, इस कॉइल के जो थ्रू जो फ्लक्स कट हो रहा है, उस कॉइल उन कॉइल्स में जो उस कॉइल के अराउंड जो मेरा EMF इंड्यूस होगा, दैट अपोजेस द रीजन फ्रॉम विच इट इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग। यानी इसकी वजह से जो ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दैट इज अपोजिंग द ओरिजिनेटिंग रीजन। ठीक है, इसको जिस रीजन से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसको ये अपोज करेगा। दैट मीन्स अगर इसके अंदर कोई करंट इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली जो इस लूप के अंदर परमानेंट मैग्नेट या फ्लक्स के कट को हम बेसिकली बोले, तो इस फ्लक्स के कट की वजह से, फ्लक्स के कट होने की वजह से जो EMF इंड्यूस होता है, दैट इज बेसिकली ऑपोजिट टू the current that is previously flowing into this loop। that means मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, नेगेटिव साइन मुझे क्या बताता है? नेगेटिव साइन मुझे ये बताता है कि ये जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, that is opposing to the main reason by which it is basically generating। अब देखो यहाँ पर चूंकि n तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ that V is directly proportional to minus times n d psi over dt। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं आता, तो वी कैन सिंपली इक्वेट इट एज V इक्वल्स टू माइनस का n टाइम्स d psi over dt, where n is the number of turns, d psi is the change in the flux, psi is the flux, n is the number of turns, V is the EMF induced, the voltage induced within the closed circuit,
and minus sign indicates that it is opposing the reason by which it is basically originating in the loop, right? This is known as Lenz law. अगर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा तो ये फेराडे लॉ होगा, अगर मैं माइनस लगाऊंगा दैट इट विल बी नोन एज लेंज लॉ, ठीक है। अब इस सर्किट के थ्रू मैं एक ये चीज देखूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस सर्किट में ये एक क्लोज सर्किट है ना, इस सर्किट में मैं ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया है ना, यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया, ठीक, तो अराउंड दिस कॉइल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईएमएफ कुछ होगा, और वो ईएमएफ इस वाले ईएमएफ की वजह से अब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में जो ई दिया जाएगा, टोटल ई, सॉरी वेक्टर नहीं है, इट्स ई सिंपल, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, दैट इज बेसिकली द ई अप्लाइड आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, यानी बैटरी की वजह से हम लगा रहे हैं, है ना, है ना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैं जो भी आउटसाइड फील्ड है वो मेरा ईएमएफ प्रोड्यूसिंग फील्ड है, वो है मेरा ईएफ, और मैं जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है विद इन द लूप, विद इन द सर्किट, दैट इज ईई। तो ये ईई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये जो ईएफ है, दैट ईएफ इज व्हाट, दैट ईएफ इज ईएमएफ प्रोड्यूसिंग फील्ड, ठीक है। तो ये इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो वो इतनी हो जाएगी। अब अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, आपसे कहूं कि इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग आप मुझे ये बताओ कि क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किट बनाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक करंट के लिए, करंट को मेजर करने के लिए मैंने एक आर बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर मैं अपना बैटरी के थ्रू ये देख रहा हूँ कि जो फील्ड है इस पर्टिकुलर सर्किट में वो कितनी देनी है मेरे को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज आर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस द पोटेंशियल ड्रॉप इज आई आर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में इमर्ज हो रही है ना, तो हम ये बोलेंगे कि मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ई होगा विद इन द बैटरी। वी कैन से दैट देयर इज नथिंग, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई, बिकॉज जो इस कॉइल के थ्रू जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होगी उतनी जितनी की एक्चुअल में जनरेट हो रही है, ठीक है, जितनी मैंने एक्चुअल में अप्लाई करी थी, क्योंकि रीजन तो एक्चुअल में यही है ना, इसी की वजह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ई की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूसिंग फील्ड है ईएफ, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो लॉजिकली इस ईएफ का कोई रोल नहीं है इस पूरे सर्किट के लिए, क्योंकि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी ई की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इस बैटरी में, बैटरी की वजह से जो फील्ड है वो है ई, पोटेंशियल मान सकते हो आप सिंपल, ठीक है। तो इस ई की वजह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, बट विद इन द बैटरी क्या है, विद इन द बैटरी, चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दे बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट टू गिव यू द यू कैन से जीरो विद इन द बैटरी, बट आउटसाइड द बैटरी इट इज नॉन जीरो, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द ईएमएफ यानी वीएफ या ईएफ, ठीक है, वीईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जो वोल्टेज है, दैट इज बेसिकली ये जो ईएफ है ना, ये जो ईएफ है, इस ईएफ को अलोंग द लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या अलोंग द क्लोज लूप, क्योंकि ईएफ देखो, ईएफ बेसिकली इन टर्मिनल्स पर ही है ना, बैटरी के टर्मिनल्स पर ही है, चाहे तो यहाँ से यहाँ मान लो आप, है ना, बाकी सब जगह ई है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज फ्रॉम ए टू बी, है ना, माइनस का बी टू ए, है ना, बी टू ए, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ डॉट डी एल, जो हम बाई डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने के लिए पढ़ाते हैं, तो वो यही सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, अगर मैं इस वाले माइनस साइन को हटा दूं तो ई एफ इज इक्वल टू माइनस का ई,
विद इन द बैटरी, क्योंकि मैं बैटरी की ही बात कर रहा हूँ, ए से बी तक क्या है, केवल बैटरी और कुछ है ही नहीं, तो ई विल बी इक्वल्स टू माइनस का ई एफ। तो मैं नेगेटिव साइन को हटा करके क्या लिख सकता हूँ कि दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, दिस विल बी फ्रॉम बी टू ए, इट विल बी ई डॉट डी एल। तो नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरी वी ई एम एफ की वैल्यू हो गई, एंड दैट इज नथिंग बट सिंपली यू कैन से इट इज आई आर। ठीक है, ठीक है, आई आर, क्योंकि ई ये कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये केवल इसमें ड्रॉप हो रहा है ना, तो आई आर यहाँ से आ जाएगा। मैंने एक चीज गलती कर दी, ये जो माइनस का है दैट इज बेसिकली ड्यू टू ई, है ना, माइनस का साइन। तो अगर मुझे माइनस नहीं लगाना है तो बेसिकली मैं अगर यहाँ ई एफ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, और यहाँ पर प्लस लगाऊंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई एफ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं किस चीज से ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम v इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी एल लगाते हैं, है ना, और यहाँ पर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो ऑपोजिट है उस रीजन के जिस रीजन से जनरेट हो रहा है। दैट इज वाई ये नेगेटिव साइन लॉजिकली यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये मैं ई एफ की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो आउटसाइड की वजह से जनरेट हो रही है उसकी वजह से बात कर रहा हूँ। दैट इज वाई आई नीड टू मेंशन अ नेगेटिव साइन हियर, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, एंड दैट इज बेसिकली नथिंग बट दी वी ई एम एफ इक्वल्स टू, अगर मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ दैट विल बी सिंपली आई करंट फ्लो हो रही है, ये है ना, अक्रॉस द लूप द पोटेंशियल इज ई, बट विद इन द बैटरी इट विल बी ई माइनस ई एफ, resultant is 0, so the total resultant electric field around the battery is 0, but within the battery is 0, outside the battery it is still the same, that is EE, right? clear है यहाँ तक, जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। अगर ये चीज क्लियर है तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पूरे एनालिसिस को समझूं तो मैंने ये देखा कि अगर किसी भी रीजन से अगर मैं फ्लक्स को कट करूं, है ना, किसी भी रीजन से अगर मैं फ्लक्स को कट करूं अक्रॉस द सर्किट, अगर कोई सर्किट ऐसा बने जो मेरा फ्लक्स कट कर पाए, है ना, तो वहां पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी ई अगर आ रहा है, वी ईएमएफ अगर आ रहा है, यहाँ पे वी ईएमएफ अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ई अवेलेबल है। लॉजिकली मेरे पास क्या था, लॉजिकली मैं चला था एच से, मेरे पास एच अवेलेबल थी क्योंकि मेरे पास आई अवेलेबल था। आई करंट दैट मीन्स स्टैटिक करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने टाइम के साथ साथ चेंज करा, मतलब मैंने अपने सर्किट को ऐसा बनाया जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो कट हो, है ना, विद इन द सर्किट, वो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कट करे। इसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, तो अगर ऐसा है दैट मीन्स उस सेम टाइम पे मेरे पास सर्किट के अंदर, इस सर्किट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब अगर किसी भी मैं ये चाहूं कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना चाहूं अराउंड द सर्किट, सर्किट के आसपास, सर्किट के अंदर, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि मैं कुछ भी किसी भी तरीके से अपने फ्लक्स, जो कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स था, उसको विद इन द सर्किट कट करूं, या किसी भी तरीके से मैं सर्किट ऐसा बनाऊं कि सर्किट जो है वो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कभी बढ़े कभी घटे, चेंज होता रहे। जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से उस सर्किट के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को मिलेगी। ठीक है, अब लॉजिकली अगर मैं इस चीज को देखूं तो मैं इनको 3 केसेस में स्टडी कर सकता हूं। ठीक है, पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, स्टेशनरी लूप। इन टाइम वेरिंग फील्ड, क्या मतलब, मेरा लूप जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड
थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या मोटिव फोर्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, ईएमएफ जनरेट करना चाह रहा हूँ, वोल्टेज इंड्यूस करना चाह रहा हूँ, वो मेरा फिक्स लोकेशन पर फिक्स रहे, ठीक है, लेकिन मेरी फील्ड चेंज हो। अब अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो जो मैंने अभी यहाँ बताया था, यहाँ पर मैंने परमानेंट मैग्नेट ली हैं, ठीक है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मतलब आप ये मान सकते हो कि ये एक स्टेशनरी करंट एलिमेंट है ना। परमानेंट मैग्नेट से दिखाने से समझाने में आसान है, अगर मैं ये मानता कि एक छोटा सा वायर इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। तो आप इसको मानो कि ये जो सिंगल नॉर्थ साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ स्टेशनरी करंट वायर, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होती है। मुझे पता है कि अगर मैं इससे 1 मीटर दूर जाऊंगा तो इतनी फील्ड आएगी, 2 मीटर दूर जाऊंगा तो इतनी आएगी, 10 मीटर दूर जाऊंगा तो इतनी आएगी, मतलब मुझे फील्ड पता है, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। अब अगर मैंने इस पूरे सर्किट को देखूं तो ये एक लूप है जो कि स्टेशनरी है, अपनी जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर, और ये नॉर्थ साउथ पोल देखो आप ध्यान से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इस मूवमेंट के थ्रू मैंने क्या बोला कि मैं एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हूं, और उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं अपने एक स्टेशनरी लूप के अराउंड लगाता हूं तो मुझे एक ईएमएफ इंड्यूस उस सर्किट के अलाउंग मिलता है, ठीक है। ये हो गया पहला केस जो कि मैंने यहां पर लिखा है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं अपने मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल को रखूं सेम, और मैं ये बोलूं कि मैंने एक सर्किट बनाया है जो कि रोटेट कर रहा है। रोटेट कर सकता है, चाहे तो वो इसके अराउंड रोटेट करे, है ना, तब भी ऑब्वियसली फ्लक्स कट होगा। या मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सपोज ये एक मैग्नेटिक लूप है ना, ठीक है, और ये अपनी इस एक्सिस के अराउंड, थोड़ा गलत बन गया ये, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये आप ये मान लो कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो। तो अगर ये फिक्स है, स्टेशनरी टाइम स्टैटिक फील्ड है ना, स्टेशनरी फील्ड, बट द लूप इज मूविंग, दैट मीन्स मूविंग लूप इज मूविंग, यानी मूविंग लूप इन स्टैटिक फील्ड, ठीक है, मतलब मेरी फील्ड सेम है, फील्ड चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैं लूप को मूव करा रहा हूं। और तीसरा केस क्या हो सकता है? जब मेरा लूप भी मूव करे और टाइम वेरिंग फील्ड भी हो, है ना, उस केस को हम क्या बोलते हैं कि मेरा लूप भी मूव कर रहा है और मेरा टाइम वेरिंग फील्ड भी है, यानी मूविंग लूप इन टाइम वेरिंग फील्ड, ठीक है। ये 3 केसेस के अंदर हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। उन तीनों केसेस में बेसिकली मेरी इक्वेशंस क्या आएंगी, मैं कैसे उनको डिराइव करूंगा, कैसे मैं आगे प्रोसेस करूंगा, है ना, ये सब चीज़ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से कितना ई जनरेट हो रहा है, या कितने ई की वजह से कितना एम बी जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वील सी दैट कि मैं किस तरीके से इन 3 केसेस के थ्रू अपने बाकी सारे जितने भी केसेस बन सकते हैं, ये 3 ही केस हैं, इन तीनों केसेस में कैसे कैसे मेन मेरा मेजर चेंज होगा। और चूंकि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो, आपने मोटर या जनरेटर के सर्किट पढ़े होंगे इंटरनल, है ना, या पढ़ रहे होंगे, तो आप देखते हो कि मेरे पास कई सारी मोटर है, मेरे पास एसी मोटर है, मेरे पास डीसी मोटर है ना। मैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू, या क्या कह सकते हैं एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट के थ्रू अपने सर्किट को रोटेट करता हूँ, या एक्सटर्नल किसी तरीके से अपने सर्किट को रोटेट करता हूँ। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो रोटेशन मुझे प्रोवाइड करता है कि एक या तो उस रोटेशन के थ्रू मैं अपनी फील्ड चेंज कर दूं, या तो उस रोटेशन के थ्रू मैं अपने लूप को घुमा दूं, है ना, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उन दोनों ही केसेस में उस लूप यानी उस सर्किट के अराउंड जो भी मैंने उस सर्किट के अराउंड जो भी लोड लगा रखा होगा,
वहां पर क्या एक करंट जनरेट होगी या एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से एक इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस होगी, और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज मुझे क्या देगी, वो इंड्यूस्ड वोल्टेज मुझे प्रोवाइड करेगी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि है ईएमएफ, है ना। और उस ई से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कैपिटल ई वेक्टर निकाल सकता हूँ। यानी अगर मेरे पास बी है और मुझे ये पता है कि बी किसी भी रीजन से स्टेशनरी लूप में या टाइम वेरिंग या मूविंग लूप में, स्टैटिक फील्ड में या टाइम वेरिंग फील्ड के अंदर की वजह से वो चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस लूप के अराउंड एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी अराउंड द सर्किट, और उस ईएमएफ की वजह से या उस वेक्टर फील्ड ई की वजह से आई कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग पैरामीटर्स, लाइक उस लूप के अराउंड कितना वोल्टेज है, कितनी करंट है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, क्या मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके इस फील्ड को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, किस फैक्टर पर ये डिपेंड करेगी, किस तरीके से मैं अपने फ्लक्स के कट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, बिकॉज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, sorry, the rate of change of flux will give me the is basically providing me what the EMF, है ना, क्योंकि EMF is directly proportional to the rate of change of flux with a negative sign, that means मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में एक पोटेंशियल मिलेगा, और उस पोटेंशियल की वजह से अलोंग द सर्किट, अराउंड द सर्किट मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेगी। यानी कहने का क्या मतलब है कि मैं किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से, इन तीनों में से या कोई भी तरीका ले लो, चाहे आप स्टेशनरी लूप एंड टाइम वेरिंग फील्ड ले लो, चाहे मूविंग लूप एंड स्टैटिक फील्ड ले लो, चाहे मूविंग लूप एंड टाइम वेरिंग फील्ड ले लो, है ना, इन तीनों केसेस के थ्रू मैं इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर सकता हूँ केवल एक फील्ड की वजह से। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता हूँ। इन तीनों ही तरीके से मैं उन दोनों इक्वेशंस को अचीव कर सकता हूँ, दोनों केसेस को अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों वेव्स को, ये दोनों फील्ड्स को अचीव कर सकता हूँ, और वो कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बोली जाएंगी। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी के थ्रू ही हम लोग वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती हैं अलग अलग मीडियम्स में, फ्री स्पेस में, उनकी स्टडी हम करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, तो अब थोड़ा टाइम है कम, क्योंकि अगले 5-7 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो हम इन तीनों ही केसेस को वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम यानी कैसे इक्वेशन चेंज होती हैं, कैसे हम बाकी सारे पैरामीटर्स को किसी एक पैरामीटर की वजह से भी निकाल सकते हैं, वील सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, हम करते हैं फिर खत्म सेशन।